So finally, after a long wait and hype all around the world, the first episode of Attack on Titan final season was released on 6 December. The episode was completely grand and epic, but इस episode में सभी चीज़ें different थी, चाहे स्टोरी कैरेक्टर्स हो या एनिमेशन. That's why I am here to explain everything. इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 की स्टोरी और हर एक डिटेल्स को एक्सप्लेन करूंगा और अपने ओपिनियन भी रखूंगा. इन केस अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, फिर ये वीडियो देखे. और एक्सप्लेनेशन में मैं आगे की स्टोरी बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा, so stay assured and watch the video till last. Now let's start this and decode all the details and meaning of episode 1. सीजन 3 में बेसमेंट मिस्ट्री रिवील होने के बाद यह क्लियर हो गया था कि वॉल्स के बाहर भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है. हमें एल्डियंस और मार्लियंस के बारे में भी पता चला, कैसे होल ह्यूमैनिटी एल्डियंस को हेट करती है. सीजन 3 के लास्ट एपिसोड का टाइटल था द अदर साइड ऑफ द वॉल्स और सीजन 3 तक हमें वॉल्स के अंदर की स्टोरी दिखाई गई थी. सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल है द अदर साइड ऑफ द ओशियन और इस सीजन में हमें सी के दूसरे साइड की स्टोरी और वर्ल्ड को दिखाया गया है. एपिसोड की स्टार्ट होती है स्काई में एक बर्ड से और हमें किसी की आइस दिखती है जो बर्ड को बैटलफील्ड से दूर जाने के लिए बोल रहा होता है. यहाँ बर्ड और आइस की सिमिलैरिटी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से है. वहाँ भी स्टार्ट में हमें स्काई में बर्ड्स और एरन की आइस दिखाए गए थे. वह लड़का वहाँ वार के बीच घायल पड़ा है जिसे बचाने के लिए उसका भाई आता है. यहाँ दिखाए जाने वाले सभी न्यू कैरेक्टर्स है. घायल लड़के का नाम फाल्को ग्राइस है और उसके भाई का नाम कोल्ट ग्राइस है. कोल्ट उसे बचाकर गड्ढे की तरफ ले जाता है. वहाँ 2 मार्लियन कमांडर आते हैं जो कोल्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं. कोल्ट बताता है कि मैक्सिमम एल्डियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और उनमें से कुछ ही सोल्जर्स बचे हैं और वे अब आगे गड्ढे नहीं बना सकते. इस पर कमांडर मैगाथ गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अब एक एल्डियन उसे ऑर्डर देगा. तब उसका असिस्टेंट कोल्ट को कमांडर मैगाथ के सामने ढंग से बात करने की वार्निंग देता है. दूसरी तरफ हमें 3 टीनेज सोल्जर्स दिखते हैं. ये तीनों न्यू कैरेक्टर्स हैं. इनमें से एक को इससे पहले एपिसोड 59 के एंड क्रेडिट्स में देखा गया था और वहाँ हमें वॉर के कुछ ग्लिम्स भी दिखाए गए थे. ये तीनों फल्को से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है या नहीं और क्या उसे याद है कि कैसे वो 4 ईयर से लगातार वॉर लड़ रहे हैं. फल्को इस पर जवाब देता है कि तुम लोग कौन हो और वह कुछ देर पहले तक हाथ में स्वॉर्ड्स लेकर उड़ रहा था और टाइटन से लड़ रहा था. यहाँ पर इस सीन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फल्को को यहाँ पर ऑडियंस की तरह रिप्रेजेंट किया गया है जो सीजन 3 तक वॉल्स के अंदर ह्यूमन वर्सेस टाइटन की लड़ाई देखते थे और वे कैसे सडनली वॉर में आ गए. सेकेंड, इस सीन को फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का एक ग्लिम्स भी बोला जा सकता है जहाँ किसी भी एल्डियन की मेमोरी को मैनिपुलेट किया जा सकता है. और यह सीन सीजन 1 के स्टार्टिंग में एरन के ड्रीम के सिमिलर भी है. इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना स्पॉइलर देने के बराबर होगा, तो वापस एपिसोड पर आते हैं. फल्को के सवाल पूछने पर गाबी जवाब देती है कि लगता है उसे सारी चीजें शुरू से बतानी होगी. गाबी बताती कि वे इस 4 ईयर से चल रहे मार्ले और मिडिल ईस्ट कंट्री के वॉर को खत्म करने वाले हैं. बस उन्हें फोर्ट सलावा को डिस्ट्रॉय करना है और उसके पीछे पोर्ट पर लगे बैटल शिप्स को डुबाना है. फिर मार्ली ये वॉर जीत जाएगा, बट सबसे पहले उन्हें फोर्ट सलावा को डिस्ट्रॉय करना होगा. तभी कैडेट सोफिया कहती है क्या मार्ले नेवी सी से अटैक नहीं कर सकती थी. कैडेट उदो जवाब देता है कि मार्ले नेवी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. उनके पास इतने सारे बैटल शिप्स होने के बाद भी उन्हें सी पर कंट्रोल करने में 4 साल लग गए और उन्होंने अपने आधे शिप्स गवा भी दिए. अब वे आर्मीज उनके लिए फोर्ट सलावा को डिस्ट्रॉय करने बोल रहे हैं. उदो मार्ली नेवी को काफी ज्यादा कोसता है. फल्को पूछता है तो फिर हम वॉरियर कैंडिडेट यहाँ फ्रंट लाइन पर क्यों है. गाबी कहती है ये सब प्रोसेस का पार्ट है जो डिसाइड करेगा कि हम में से कौन नेक्स्ट वॉरियर बनेगा. कैप्टन मैगाथ ने इस फ्रंट लाइन को हमारा फाइनल एग्जाम डिसाइड किया है. वे नेक्स्ट वॉर के बारे में सोच रहे हैं. मार्ली न्यू कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाला है जो आर्मर्ड टाइटन को इनहेरिट करेगा और अगले पाराडीस आइलैंड ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा. जैसा कि सभी को पता ही होगा, एक टाइटन शिफ्टर मैक्सिमम 13 साल तक जिंदा रह सकता है और सीजन 1 के इवेंट से अभी तक कंपेयर करें तो रायनर को आर्मर्ड टाइटन की पावर्स मिले 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसीलिए मार्ली गवर्नमेंट न्यू वॉरियर को सेलेक्ट करने वाली है जो आर्मर्ड टाइटन को इनहेरिट करेंगे. ओपनिंग सॉन्ग के बाद नेक्स्ट सीन में गाबी बोलती है कि पता नहीं किसे सेलेक्ट किया जाएगा. फल्को बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही एक ऑप्शन हो वॉरियर बनने के लिए. उदो और सोफिया गाबी के बारे में बताते हैं कि बाकी सभी के कंपैरिजन में गाबी के मार्क्स और अकम्प्लिशमेंट ज्यादा है. गाबी कहती है एक चीज जो उसे अलग बनाती है वो है उसका रिजॉल्व. वो एल्डियंस के फ्यूचर को बेटर बनाना चाहती है और पाराडीस आइलैंड के सभी डेविल्स को मारना चाहती है जिनके कारण उन्हें सफर करना पड़ता है और उसके बाद दुनिया में सिर्फ अच्छे एल्डियंस रहेंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि ये पाराडीस आइलैंड के लोगों को क्यों मारना चाहती है, मार्ले गवर्नमेंट शुरू से सभी को यह बताता आया है कि एल्डियंस रेस के लोग बूढ़े होते हैं और आइलैंड के लोग पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए सभी उन्हें मारना चाहते हैं.
कोल्ट कैप्टन मेगाथ से डिस्कस कर रहा होता है कि पैदल सोल्जर एनिमी के रेल ट्रैक्स और मशीन गन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनिमी के बंकर काफी मजबूत है और फोर्ट से उनके पास कवर्ड फायर भी है। कैप्टन मेगाथ पूछता है क्या उसके पास कोई दूसरा आइडिया है। कोल्ट कहता है कि जॉ एंड कार्ट टाइटन को लड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। गैलियार्ड और पीक इस काम को कर सकते हैं, वे एनिमी के गड्ढे और रेल ट्रैक्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कार्ट एंड जॉ टाइटन शिफ्टर्स का नाम गैलियार्ड और पीक है। जिन्होंने पिछले सीजन को ध्यान से देखा होगा उन्हें पता होगा कि पहले जॉ टाइटन ymir थी जिसे सीजन 2 के एंड में राइनर और बर्टहोल्ट अपने साथ ले गए थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में जॉ टाइटन गैलियार्ड है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कैसे टाइटन शिफ्टर्स चेंज होते हैं। कैप्टन मेगाथ कोल्ट के आइडिया पर मना कर देता है और बोलता है कि अगर हम गलत स्टेप लेंगे तो हार जाएंगे। फिर मेगाथ एनिमी कंट्री के न्यू वेपन आर्मर ट्रेन के बारे में बताता है जो एक एंटी टाइटन कैनन है। यह कैनन 150 mm के बैरल यूज करता है जो किसी भी टाइटन को एक बार में खत्म कर सकते हैं, इवन 9 पावरफुल टाइटन में से एक को भी। कोल्ट बोलता है बट हमारे दोनों टाइटन फास्ट और एजाइल है, वे कभी भी उनके गले पर कैनन से हमला नहीं कर सकते। मेगाथ बोलता है कि अगर ऐसा हो गया तो कोल्ट आंसर करता है मार्ली अपने 2 पावरफुल टाइटन खो देगा और इस पावर को वापस रिकवर भी नहीं किया जा सकेगा। मेगाथ बोलता है बिल्कुल वैसे ही जैसे 9 ईयर पहले फाउंडर टाइटन की पावर के लिए बनाया गया ऑपरेशन फेल हो गया और कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन मार्ली के हाथ से निकल गए। यहाँ पर हमें रीज़न क्लियर हो जाता है कि मार्ली की मिलिट्री स्ट्रेंथ वीक पड़ गई और इसी कारण दूसरे कंट्रीज़ ने उस पर अटैक कर दिया और 4 साल से वॉर चल रहा है एंड पैराडाइज आइलैंड ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया। मेगाथ कोल्ट से पूछता है क्या चीज़ मार्ली को एक सुपर पावर बनाती है। कोल्ट आंसर करता है टाइटन्स की पावर। मेगाथ बोलता है अगर हम एक और टाइटन की पावर खो देंगे तो मार्ली कंट्री गिर जाएगा। वो एल्डियन यूनिट को अटैक करने का कमांड देता है। कोल्ट के रोकने पर मेगाथ उसे डराता है और बोलता है कि तुम एल्डियंस ने मार्ली की सेवा करने की कसम खाई थी ना, ये उन 800 एल्डियन सोल्जर्स का चांस है अपनी कंट्री के लिए शहीद होने का। यहाँ एक चीज़ रिप्रेजेंट होती है कि मार्ली की नज़र में एल्डियंस की कोई वैल्यू नहीं है, वे एल्डियंस को बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और उन्हें बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है। वे सभी को अलग अलग तरीके से भी ट्रीट करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो सभी एल्डियंस के हाथ पर बैंड भी डिफरेंट है। राइनर जैसे टाइटन शिफ्टर के लिए अलग, वॉरियर कैंडिडेट के लिए अलग और सिंपल सोल्जर के लिए भी अलग। मेगाथ सभी वॉरियर कैंडिडेट को वहीं रुकने के लिए बोलता है और बताता है कि जब तक आर्मर्ड ट्रेन यहाँ पर है तब तक वे बीस्ट टाइटन या आर्मर्ड टाइटन को भी नहीं भेज सकते। मेगाथ कोल्ट से कहता है अगर तुम बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह बनाना होगा। इससे यह पता चलता है कि बीस्ट टाइटन के लिए कोल्ट ग्राइस को सेलेक्ट किया जा चुका है और आर्मर्ड टाइटन के लिए फल्को ग्राइस, गाबी ब्राउन, उडो और सोफिया 4 कैंडिडेट है। नेक्स्ट सीन में गाबी मेगाथ से अकेले आर्मर्ड ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन मांगती है जिससे वो मना कर देता है। गाबी अपने टैलेंट, स्किल और क्यूटनेस का बखान करके उसे कन्विंस करती है कि अगर वे सक्सेसफुल हो गई तो 800 एल्डियन सोल्जर्स को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। मेगाथ उसे परमिशन दे देता है। गाबी कहती है कि वो प्रूव कर देगी कि वो आर्मर्ड टाइटन को इनहेरिट करने के काबिल है। गाबी अपना यूनिफॉर्म उतारकर एनिमी की ओर जाती है और अपने पैर में ग्रेनेड बांधकर ले जाती है। वह एनिमी सोल्जर को क्लेवरली कंफ्यूज करती है और सही टाइम पर ग्रेनेड्स फेंककर आर्मर ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मेगाथ गैलियार्ड को आगे जाने का ऑर्डर देता है। एनिमी सोल्जर्स गाबी पर मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं और तभी जॉ टाइटन यानी गैलियार्ड उसे बचा लेता है। जॉ और कार्ट टाइटन सभी एनिमी के बंकर और रेल ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और कई एल्डियन सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि कार्ट टाइटन की पीठ पर मशीन गन और सोल्जर्स है। कार्ट टाइटन के पास कोई खास पावर नहीं है और वो 9 टाइटन्स में सबसे वीक है, इसलिए अटैचमेंट लगाई गई है ताकि उसे वॉर में ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके। आर्मर ट्रेन के डिस्ट्रॉय होने के बाद फोर्ट सलावा को गिराने के लिए जीक और राइनर प्लेन से कुछ एल्डियंस के साथ आते हैं जो बंधे हुए हैं। डीक्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन में हमें मार्ली के बारे में बताया जाता है। मार्ली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कंट्री है जिसने ग्रेट टाइटन वॉर के बाद पावर हासिल की हेलोस की मदद से, जिसे ग्रेट टाइटन वॉर का हीरो भी कहा जाता था। मार्ले 9 में से 7 टाइटन को कंट्रोल करता है। इन टाइटन वॉरियर्स के साथ मार्ले की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इसे इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि वे किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सके। मार्ले के पास 7 टाइटन्स है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊं तो कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन, फीमेल टाइटन, बीस्ट टाइटन, जॉ टाइटन, कार्ट टाइटन और लास्ट वॉर हैमर टाइटन। इन सभी टाइटन को आपने देख लिया होगा एक्सेप्ट वॉर हैमर टाइटन। वॉर हैमर टाइटन मार्ले गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है और वे इसे मिलिट्री में यूज़ नहीं करते। इस टाइटन का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट 2 एपिसोड में हो जाएगा और ये आपको 4th या 5th एपिसोड में एक्शन में भी दिखेगा। बैक टू द एपिसोड। दोनों तरफ की फायरिंग के बीच फाल्को एक एनिमी सोल्जर को लाता है जो काफ़ी घायल और से वो बैंडेजेस लगाता है। वो घायल एनिमी सोल्जर दूसरे लैंग्वेज में फाल्को को उसे छूने से मना करता है और इसे डीमन कहता है। इट अगेन रिप्रेजेंट द हेट टुवार्ड्स एल्डियन।
तभी सारे सोल्जर्स वापस आने लगते हैं और ऊपर एक फ्लेयर सिग्नल किया जाता है। प्लेन से कुछ बंधे हुए एल्डियंस को नीचे गिराया जाता है और फिर जीके स्क्रीम करता है और सब टाइटन्स में बदल जाते हैं। वे सभी प्योर टाइटन्स नीचे गिरते हैं और ऑलमोस्ट फोर्ट सलावा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी टाइटन्स सोल्जर्स को खाने लगते हैं। यहाँ पर कई लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि वे सभी टाइटन्स में कैसे बदल गए। जिन्होंने प्रीवियस सीजन्स को अटेंशन के साथ देखा होगा उन्हें रीज़न पता होगा, और नहीं भी है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीके का पूरा नाम जीक येगर है। वो ग्रिसा येगर और डायना फ्रिट्ज का बेटा है, जिसके कारण वो एक रॉयल ब्लड एल्डियन है। वह अपने स्पाइनल फ्लूइड को किसी भी एल्डियन में इंजेक्ट करके उसे अपने स्क्रीम से प्योर टाइटन में बदल सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। उसके ट्रांसफॉर्म किए टाइटन को वह दिन रात किसी भी टाइम लड़ने के लिए कमांड कर सकता है। अगर आपको याद हो तो सीज़न 2 में कोनी के विलेज के लोगों और उसकी मदर को जीके ने इसी तरह टाइटन में बदला था, और सीज़न 3 में सिगानसीना के बाहर भी जीक ने ऐसा ही किया था। इससे पहले ये हमें क्लियरली दिखाया या बताया नहीं गया था। जीक की इस पावर को आप फाउंडर टाइटन का एक सस्ता वर्जन बोल सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जीक और कोल्ट खुद ये एक्सप्लेन करते दिख जाएंगे। कमिंग बैक टू द सीन, एक मार्लियन सोल्जर कमेंट करता है कि सभी एल्डियंस डीमन है, इसी तरह हमारे एंसेस्टर को एल्डियंस ने खाया था। मार्ले के लोग एल्डियंस से अपने पुरानी हिस्ट्री, एंसेस्टर्स और वॉर को लेकर हेट करते हैं, बट अभी वो सेम ही चीज़ कर रहे हैं। दे आर यूजिंग एल्डियंस एंड टाइटन टू डिवोर एंड सप्रेस अदर पीपल। दिस शोज द रनिंग साइकिल ऑफ हेटरेड बिटवीन देम। नेक्स्ट सीन में सोल्जर्स अपने एंटी टाइटन कैनन का यूज़ करके सभी टाइटन्स को मारने लगते हैं। राइनर भी तभी प्लेन से नीचे आता है। कैनन और फोर्ट की वॉल्स को देखकर उसके दिमाग में पैराडिस आइलैंड की मेमोरीज आती है और वो आर्मर्ड टाइटन में ट्रांसफॉर्म करता है। राइनर एक लाइन से सभी कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर एक एक्स्ट्रा आर्मर ट्रेन उस पर अटैक करता है जिससे उसके हाथ अलग हो जाते हैं। राइनर आर्मर ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर गैलियार्ड उसे कैनन के अटैक से बचाता है। इट वॉज लाइक एन एपिक मोमेंट विथ ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक। दोनों टाइटन शिफ्टर्स सभी सोल्जर्स और कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन जीके एट लास्ट में आता है। जीक यहाँ बोलता है हमारी हार के कारण यह वॉर स्टार्ट हुआ था। यहाँ उसका मतलब सिगानसीना में सर्वे स्क्वाड से हारना था और कोलोसल टाइटन का हाथ से निकलना था। वॉर इज बैड डोंट यू थिंक, यह बोलकर जीक सी पर लगे बैटलशिप पर कैनन सेल्स फेंकता है, बट उधर से बैक फायरिंग होती है जिससे राइनर उसे प्रोटेक्ट करता है। जीक शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड दस द वॉर फाइनली एंड्स। मार्ले 4 साल तक चले इस वॉर को जीत जाता है और फाइनली पीस ट्रीटी साइन करता है। इस वॉर का कंक्लूजन ये आता है कि अब मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर गई है और सिर्फ टाइटन की पावर से वर्ल्ड पर रूल नहीं किया जा सकता। लास्ट सीन में हमें कुछ नॉर्मल सिटीजन्स दिखते हैं जो शायद मार्ले के लोग हैं क्योंकि उनके हाथ में बैंड्स नहीं है। हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखता है जो न्यूज़पेपर खरीदता है और उसे पढ़ते हुए भीड़ में चला जाता है। अगर थोड़ा नोटिस करके देखें तो पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर जीन है, क्योंकि 4 इयर्स का टाइम स्किप है तो सभी का लुक थोड़ा चेंज हो गया है। ओवरऑल द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फाइनल सीजन वाज प्रीटी अमेजिंग एंड सॉलिड। यह एपिसोड वॉल्स की बाहर की दुनिया का एक इंट्रोडक्शन देता है और अटैक ऑन टाइटन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, फ्रॉम वेयर द स्टोरी डेवलप्स इन एन अनबिलीवेबल मैनर। यह एपिसोड मार्लियन और वॉल्स के बाहर के एल्डियंस की सिचुएशन दिखाता है, कैसे एल्डियंस को दुनिया भर में हेट किया जाता है और सभी नेशंस और लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कई न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो आगे स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्सनली न्यू कैरेक्टर्स में मुझे फल्को और कोल्ट ज्यादा पसंद आए। इवन तो गावी वॉज लाइक MVP ऑफ द एपिसोड, बट हर कैरेक्टर इज जस्ट लाइक किड एरन। स्टार्ट में एरन का पर्पस सिर्फ रिवेंज था और यहाँ गावी के केस में भी उसका पर्पस सिर्फ रिवेंज है। हमें वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा और कुछ बैक स्टोरीज भी हमें देखने को मिलेंगी। हमारी पुरानी कास्ट भी जल्दी ही कुछ एपिसोड्स में वापस आएगी और जब सर्वे स्क्वाड आएगी तब डिस्ट्रक्शन होगा। Keep your heart strong and get pumped up for upcoming episodes as Attack on Titan will be going to insane peaks. So for the adaptation everything is presented very well. सीजन 4 का पहला एपिसोड मांगा के चैप्टर 91 और 92 को अडप्ट करके बनाया गया है। मापा ने इसे एक्सीलेंटली अडप्ट किया है और स्टोरी के पोटेंशियल का 110% दिया है। कुछ एक्स्ट्रा सीन्स ऐड किए गए हैं जो स्टोरी के एसेंस को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि मापा ने एक्स्ट्रा सीन डालकर कोई चमत्कार कर दिया है। विट ने भी इससे पहले एनिमे को बेटर बनाने के लिए कई सीन्स और स्टोरी लाइन ऐड किए थे और सेंसरशिप या फैन सर्विस के कारण कुछ सीन्स कट भी किए थे।
सीजन 4 के ओपनिंग सॉन्ग को उसी बंदे ने बनाया है जिसने सीजन 2 का एंडिंग सॉन्ग दिया था। इस बार का ओपनिंग सॉन्ग काफी डिफरेंट है। इस बार स्पेनिश लैंग्वेज के लिरिक्स भी यूज किए गए हैं। ओपनिंग के विजुअल्स काफी कलरफुल और अजीब से है। फर्स्ट टाइम ओपनिंग सॉन्ग सुनने पर मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आया, बट अब मैं इसे कई बार सुन चुका हूँ, सो आई लव इट नाउ। इस बार ओपनिंग सॉन्ग्स के विजुअल में स्पॉइलर ना के बराबर है। विजुअल्स में वॉर को सिंबलाइज किया गया है जो प्रेजेंट स्टोरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। विजुअल्स की जगह स्पॉइलर इस बार लिरिक्स में है। एंडिंग सॉन्ग की बात करें तो आई लव्ड इट वेरी मच। एंडिंग सॉन्ग में मेनली फल्को पर फोकस किया गया है। यहाँ पर फल्को को लेकर काफी सारे साइलेंट स्पॉइलर है। कमिंग टू ओएसटी, अटैक ऑन टाइटन हैज वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक इन एनीमे। Over the past 3 seasons, the soundtracks were pretty amazing. सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक एक्शन सीन्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। म्यूजिक टीम ने भी ओएसटी पर काफ़ी अच्छा काम किया है एंड हिरोयुकी सवानो जिन्होंने पिछले सीजन के एपिक साउंड ट्रैक्स दिए थे वो अभी भी म्यूजिक टीम में है, तो एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल हाई। आई बिलीव दैट ओएसटी विल बी मोर ग्रेटर इन अपकमिंग एपिसोड्स। स्टूडियो मापा डिड अ प्रिटी गुड जॉब इन एनिमेटिंग द एपिसोड। कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड और बाकी सभी डिटेल्स पर अच्छा काम किया गया है। एक्शन सीक्वेंस में एनिमेशन काफी वाइब्रेंट और कैमरा मूवमेंट्स ज्यादा फास्ट थे। एक पॉइंट जहां मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ वो था टाइटन्स का एनिमेशन। टाइटन्स को कंप्लीट सीजीआई का यूज करके बनाया गया है। जाओ टाइटन और आर्मर टाइटन सीजीआई के बाद भी काफी अच्छे लग रहे थे। सीजीआई से टाइटन्स की मूवमेंट और एक्शन सीक्वेंस काफी फास्ट बने। आर्मर टाइटन की मूवमेंट्स को अगर प्रीवियस सीजन से कंपेयर करें तो वो कई टाइम्स फास्टर थी, बट बीस्ट टाइटन के केस में सीजीआई का यूज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बीस्ट टाइटन का एनिमेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। कैनन सेल्स फेंकने के सीन में सीजीआई की लिमिटेशंस क्लियर पता चल रही थी। मापा ने इसे विट स्टूडियो के जैसा बनाने की कोशिश की, बट विट स्टूडियो ने इसे इतना हाई लेवल पर एनिमेट किया था कि उसे सीजीआई से रिक्रिएट करना नियरली इम्पॉसिबल है। जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो उसमें टाइटन्स को 2D में बनाया गया था और यहाँ एपिसोड में टाइटन और सभी सीन्स को 3D CG से रिप्लेस कर दिया गया है। जो सीन्स ट्रेलर में थे वो एपिसोड तक पहुंचे भी नहीं। फॉल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। सीजीआई का यूज करना प्रीवियस सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा डाउनग्रेड तो है, बट इसके अपने एडवांटेजेस भी है और यहाँ सीजीआई खराब भी नहीं था। खराब सीजीआई का एग्जांपल आपको बर्जर्क में मिल जाएगा। आई पर्सनली डोंट लाइक सीजीआई, बट धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में हमें इसकी आदत हो जाएगी और यह अनाउंस भी किया गया है कि आगे के एपिसोड्स में टाइटन कंप्लीट सीजी में नहीं बने होंगे। सीजीआई का यूज़ करना खराब भी नहीं है, बट अगर इसे सही तरीके से एनिमेट किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता है एंड आई होप मापा विल इम्प्रूव सीजीआई इन अपकमिंग एपिसोड्स। स्टूडियो चेंज के बाद विट और मापा का कंपैरिजन इनएविटेबल है। मुझे पर्सनली सीजन 4 का एनिमेशन पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा डाउनग्रेडेड लगा। इफ विट वाज 100% देन मापा इज लाइक 95%। इट इज अ फैक्ट दैट विट स्टूडियो इज लाइक अ गॉड इन 2D एनिमेशन एंड दे हैड प्रूव्ड इट इन प्रीवियस सीजन्स। विट स्टूडियो कैरेक्टर्स पर शैडो लाइन यूज करता था जो मापा के केस में मिसिंग है। ये शैडो लाइन आपने कुछ और एनिमे जैसे डीमन स्लेयर में भी देखा होगा। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इट गिव्स अ पॉलिश्ड लुक टू कैरेक्टर्स एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। मापा ने एनिमेशन, आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन को मांगा से कम्प्लीटली सिमिलर रखा है, वहीं विट स्टूडियो अपने आर्ट स्टाइल और एनिमेशन में थोड़ा वेरिएशन रखता था। यहाँ दोनों स्टूडियो का कलर टोन भी डिफरेंट है। विट काफी ज्यादा 2D और स्टैटिक फ्रेम्स यूज करता था, बट मापा के फ्रेम्स में ट्रांजिशन और फास्ट मूवमेंट है। टाइटन्स के एनिमेशन की बात करें तो विट स्टूडियो हमेशा टाइटन्स को 2D में ड्रॉ करता था। सिर्फ कोलोसल टाइटन के केस में 2D और CGI मिक्स एनिमेशन का यूज किया गया था। इस तरह का 2D एनिमेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है और ओवरऑल हर एक फ्रेम में क्वालिटी मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। विट इसी कॉम्प्लेक्स और ट्रेडिशनल प्रोसेस से टाइटन्स को ड्रॉ करता था। विट के बनाए हुए आर्मर्ड एंड बीस्ट टाइटन ज्यादा मॉन्स्टरस और गिग्नेटिक लगते हैं एंड इट यूज्ड टू फील मोर अमेजिंग, while Mappa simply used 3D CGI for animating Titans, which is little easier and less expensive in the longer run. फाइनल सीजन का प्रोडक्शन शेड्यूल काफ़ी टाइट और रस्ड है और इसीलिए CGI यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहा होगा। बट द रियल चैलेंज इज स्टिल टू कम विच विल बी अ नाइटमेयर फॉर स्टूडियो मापा टू टैकल। यह एक फैक्ट है कि विट अटैक ऑन टाइटन के लिए बेस्ट स्टूडियो था, बट अब चीज़ें बदली नहीं जा सकती और मापा भी अच्छा काम कर रहा है। अभी फर्स्ट एपिसोड ही आया है तो इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता एंड आई होप मापा विल इम्प्रूव एवरीथिंग इन अपकमिंग एपिसोड्स। जिन मांगा रीडर्स ने स्टोरी रीड कर ली है और एनिमे वॉचर्स को ज़्यादा स्पॉइल नहीं किया है, देन यू हैव माई रिस्पेक्ट। लेट द एनिमे वॉचर्स enjoy the highest peaks and thrill of the final season. That's all from my side. I hope you enjoyed the video.
आई एग्री दैट ये वीडियो काफ़ी लेट थी। ये पहली बार है जब मैं एक एपिसोडिक रिव्यू और एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन योर फीडबैक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। मैं आगे के एपिसोड्स के रिव्यू बनाने की भी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो सजेशन और रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।